इन क्लास थी सर। जी सर कोई है? उत्कर्ष आप उत्कर्ष आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। सर हाँ जी बोलिए। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कि कंपनी का जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे उन्हीं रूल्स के बेस पर चलती हैं। एक तो होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपने दोनों के बारे में पढ़ा, साथ में ही उनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी आपने देखा। अब अगर हम आपसे बात करें कैपिटल के बारे में, हमने जब शुरू में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कंपनी होती है, 1% कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट शेयर कैपिटल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट अनलिमिटेड कैपिटल होती है, पब्लिक में भी ऐसा ही होता है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हमने पढ़ी थी। यस शिवानी बताइए। ऑफलाइन क्लास देंगे शिवानी कौशिक। सर? ऑफलाइन क्लास नहीं है क्या? क्या नहीं है? नहीं ऑफलाइन नहीं बेटा, आपके उसमें मेरी आपकी जो ऑफलाइन क्लास होती है वो आपकी दूसरे टीचर्स की हुई, मेरे में आपकी ऑनलाइन क्लास है। सर मतलब हम लोग क्लास में बैठे थे ठीक सर, है, टीचर भी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप आ, मेरे उसमें आपकी तो ऑनलाइन क्लास है ना, आप तो काफी दिन से ले रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। सर तो आज अगर बुलाया ऐसा था। कुछ होगा तो आपको आज उसमें ऐसा दूसरे टीचर्स ने बुलाया होगा मेरे ख्याल से, उनको टाइमिंग का जो भी होगा इशू होगा मेरे ख्याल से। लेकिन हमारे उसमें अब ऑनलाइन ही क्लास करती हैं। सर नहीं आ रहा है सर। किसने? हाँ, क्योंकि जब भी आपको कोई टीचर ऐसे टाइम पे कॉल करता है जो दूसरे टीचर का टाइम है, तो एक बार आप कॉल करके उनको बता सकते हैं कि सर ये मैम देखिए हमारे समय ये क्लास है और आप इस समय हमें कॉल कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे किसी दूसरे टाइम पर आपको बुलाना होगा तो मैं आपके सीआर से इन्फॉर्म करूंगा कि आपका कौन सा टाइम खाली है। ठीक है ना? सर आज सर तो 11 ऐसा बजे कोई क्लास इशू थी नहीं सर है कि ऑफलाइन हम ऑफलाइन। लोग की, सर नहीं आए अभी तक। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि सारे बच्चे इधर ही बैठे हुए हैं क्लास में। किसकी क्लास है वो? सर कुछ 2 to 5 का करके नंबर है बस। तो पता नहीं फिर किसने ऐसे किया है, आई डोंट थिंक सो कि आपको तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो मेरी क्लास है ना। यस अनुष्का बताइए।
सर वो मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले सर का मैसेज गया था सेक्शन सी में। तो आप लोगों ने उनसे कंफर्म किया था कि सर हमारी जो है इस समय दूसरी क्लास होती है और आपका टाइम इसमें कैसे है? सर हम लोग के पास मैसेज नहीं आया था सर, सिर्फ सेक्शन सी में गया था। हाँ, तो मुझे लगता है कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा या बाय मिस्टेक जो भी होगा, क्योंकि आपके तीनों सेक्शन की क्लास तो मेरे उसमें ऑलरेडी है ही। तो जब सेक्शन सी के अपना सीआर हैं, वो एक बार चाहे तो बाद में उनसे कंफर्म कर सकते हैं, सर या भी उनको सीआर भी कॉल सर करके घूम रहे थे जैसे भी अभी। हो कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, जो भी हो आप उनका कंफर्म, मेरी जो क्लास का टाइमिंग है मैं तो अपने क्लास के टाइमिंग पर ही ले रहा हूँ। अगर मुझे कभी टाइम चेंज भी करना होता है किसी कारण से, तो मैं आपके सीआर से या आप लोगों से पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, या ग्रुप में या सीआर से कहीं से भी, कि अगर हमें कोई इशू हो रहा है तो हम क्लास को रिशेड्यूल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ते, अगर हम आप लोगों से पूछे कैपिटल क्या होता है, तो बहुत से लोगों का जवाब यही होगा कि जो कंपनी में फंड या उसमें जो भी लायबिलिटीज होती हैं, जो उसमें एम्प्लॉयड किया जाता है, वो कैपिटल होता है। लेकिन जब हम कंपनी एक्ट में पढ़ते हैं तो कंपनी कैपिटल के यहाँ पर कई मीनिंग हो जाते हैं। कैपिटल मतलब यहाँ पर कई मीनिंग होते हैं। अब मैं आपको इनकी ऐसी ऐसी मीनिंग बताऊंगा और इतने तरह के कैपिटल बताऊंगा कि आपने शायद उनके नाम न सुने हो इतने ज्यादा। जैसे द टर्म कैपिटल हैज वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, इसके कई मीनिंग्स होते हैं। इन वन टू एन इकोनॉमिस्ट, अब जैसे किसी इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री की कोई एक वस्तु हो सकती है, टू एन अकाउंटेंट के लिए एक वस्तु हो सकती है, while another to a businessman और a lawyer, जबकि किसी लॉयर और बिजनेसमैन के लिए वो दूसरी हो सकती है। ए लेमैन, लेमन का मतलब होता है एक जनरल पर्सन, जैसे हम आप लोग हैं, हमारे लिए उसका कैपिटल है एक, क्या मतलब होता है मनी। अगर हम बात करते हैं बिजनेस में आपकी कितनी कैपिटल, तो आप उसको मनी से काउंट करते हैं। तो जैसे हमने पूछा कि कैपिटल क्या, आपने बताया कि इतना हमने पैसा लगाया। हमने पूछा आपके बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है, तो आपने बताया कि मेरा इतने करोड़ का लगा है। तो आपका मतलब सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, that is money, but which a company has raised by issue of its shares। अब यहाँ पर देखिए, कंपनी शेयर इशू करती है किस लिए, फंड को रेज करने के लिए। तो बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि जो कंपनी शेयर इशू करती है फंड को रेज करने के लिए, वो कैपिटल होता है। अब वो किस लिए फंड रेज करती है, अपने डे टू डे बिजनेस या उसके जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करने के लिए। So it used this money meet to requirements by way of acquiring business premises and stock in trade, which are called the fixed capital and the circulating capital respectively। मतलब कि कुछ ऐसे कैपिटल होते हैं, जैसे आपने जो फंड रेज किया है शेयर के थ्रू, तो आपने उसको कुछ फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट किया, और कुछ आप उसको सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग का मतलब होता है आपका डे बाई डे, ये उसको वेरिएबल आप बोल सकते हैं, जो डे बाय डे ऑपरेशन के लिए आपका इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल के कई मीनिंग होती हैं। द फ्रेज लोन और बोरोड कैपिटल, जो आप बैंक से लोन लेते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, वो भी आपका, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपका एक आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो उसमें आपका जो शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, डिबेंचर होता है, और आपका ये लोन होता है। इनको मिला करके आपको कैपिटल रेज करनी पड़ती है, उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है बिजनेस में। तो फिर वहां पर कैपिटल का एक अलग मतलब होगा। लेकिन इन सब के बाद दिस हाउएवर इज नॉट द प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड कैपिटल। लेकिन फिर भी इतना सब हम जानने के बाद भी जो वर्ड कैपिटल है ये उसका प्रॉपर अभी मीन्स नहीं। अब जरा हम इसके बारे में कंपनी एक्ट में क्या लिखा है वो देखते हैं। इन रिलेशन टू ए कंपनी, अब कंपनी के रिस्पेक्ट में क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखिए कि जो हम ये यहाँ पर लिमिटेड बाय शेयर्स वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो हमने कंपनी एक्ट के तहत कुछ ऐसी भी कंपनी भी पढ़ी थी जिनको शेयर्स इशू करने की जरूरत नहीं होती है, जिनको शेयर कैपिटल इशू करने की जरूरत नहीं होती। जैसे वो कंपनीज लिमिटेड बाय कंपनीज और कंपनीज अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट, इनको जो है अपने शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
ठीक। अब देखिए, अब जो कंपनी एक्ट में है, कंपनी एक्ट में कैपिटल का क्या मतलब है, हम इसको थोड़ा सिंपल वर्ड में देखें। कंपनी एक्ट में कैपिटल का मतलब है जो आपका रुपीस डिवाइड होता है नंबर ऑफ शेयर में, कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रुपीस डिवाइडेड इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ईच। अब हम अलग तरीके से समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। एक्चुअली होता क्या है कि जब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाते समय आप कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए, यस रौनक बताइए। रौनक ब्रेक हो रही है सर, वॉइस you ब्रेक wanna हो ask रही है। some- अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है नेटवर्क इशू हो आपके यहाँ, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू चेक कर लीजिए। जी जी सर। ओके बेटा। तो जब कंपनी क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी में, मान लीजिए कि अभी हो सकता है भविष्य में आप ही लोगों में से बहुत से लोग जब बिजनेस करने जाएं, वो जब बिजनेस काफी ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या करना चाहें, हो सकता है आपको फंड की, लीजिए आपने कंपनी एक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, अपनी कंपनी का आप बनाएंगे, क्योंकि भविष्य में आप ही लोग बिजनेसमैन बनेंगे। तो जब वहां पर बनाएंगे तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्शन करने होते हैं। उस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये सोचना पड़ता है कि भविष्य में आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़। तो आप उसके अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये डिफाइन करते हैं कि हम इतने मैक्सिमम लिमिट के शेयर्स इशू कर सकते हैं। हम मैक्सिमम 500 करोड़ के शेयर इशू हम फंड रेज करने के लिए कर सकते हैं, 500 करोड़, 2000 करोड़, इस तरह से आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले देना होता है। फिर उस लिमिट से आप एक्स्ट्रा शेयर इशू नहीं करेंगे। हाँ, उससे अंडर में रहते हैं, उसके कई आप वैरायटी निकाल सकते हैं, लेकिन उस लिमिट से एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। और साथ ही जब आप उसमें लिस्टेड करेंगे तो आपको एक चीज और बतानी होती है, उसकी फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर कि शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹1,00,000, मान लीजिए 1,00,000 का शेयर कैपिटल है, which can be divided into 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, जिसको कि हम जो है 10 रुपए के पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर में डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए है तो हम उसको 10,000 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक की कीमत होगी 10 रुपए। या फिर हम उसी को 1,000 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसकी कीमत होगी 100 रुपए, मतलब कि जो भी कंपनी के सुविधा के अकॉर्डिंग हो। ठीक। तो हम यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर शेयर कैपिटल का मतलब है कि जो कंपनी फंड रेज करती है शेयर इशू के जरिए। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये कंपनी एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप भविष्य में किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको अगर इन रूल्स और रेगुलेशन की जानकारी है तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो मैंने अभी बताया कि जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल इज नॉट एन इसेंशियल कॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ये कोई इसेंशियल क्लॉज नहीं है, जैसा कि हमने पीछे 6 क्लॉजेस पढ़े थे, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, इस तरह से पढ़े थे ना, उस तरह का ये कोई कंपलसरी क्लॉज नहीं है। लेकिन बट इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप शेयर कैपिटल को कैपिटल के नाम से उसमें ये बताना पड़ेगा कि आपको उसमें मैक्सिमम कितने शेयर इशू करेंगे भविष्य में और उनकी वैल्यू नंबर क्या होंगे, ये आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि जो हम कैपिटल पढ़ रहे हैं कि मनी होती है, इकोनॉमिक्स में अलग उसका हो सकता है, तो वो यहाँ पर नहीं है। नेटवर्क कौन, नेटवर्क वाकई में कभी कभी काफी प्रॉब्लम कर दे रहा है। यस फैजल बताइए, मेरे ख्याल से सबको, कई लोगों को वो नेटवर्क का इशू हो रहा है। सर वॉइस ब्रेक का हो अल्टरेशन सकता है। जब एमओए में हेलो, अच्छा इनका कहना है अल्ट्रेशन की बात इन्होंने कुछ की तो आवाज क्लियर नहीं हुई, लेकिन जैसा भी मैंने कुछ समझा
तो मुझे लगता है इनका ये कहना है कि जब कभी कोई चेंजेस होते हैं, हाँ, अगर आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कि उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी में उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसको अगर बढ़ाना है, अपने लिमिट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें से रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को वो करके बढ़वा सकते हैं। अभी देखिए आगे इसी के जो हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ये जो डिफरेंट सेंस है कैपिटल के, उसमें इसका एक जिक्र आएगा कि वो किस केस में बढ़वा सकते हैं और कौन से वो केसेस हो सकते हैं। सो कंपनी लॉ में कैपिटल इज द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी विच इज क्लासिफाइड। अब देखिए यहाँ पर जैसे अभी फैसल ने पूछा था कि अल्टरेशन की बात, तो उसमें कई ऐसे केसेस होते हैं जब हो सकता है कि आपकी मान ली कंपनी बड़ी हो गई और उसमें आपको हो सकता है कि लिमिट इंक्रीज करनी हो, तो देखिए क्या होगा। एक कैपिटल होता है जिसको बोलते हैं नॉमिनल, या इसी को बोलते हैं ऑथराइज्ड, या इसी को बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक, कंपनी एक्ट में ये अलग अलग कैपिटल अलग अलग सेंस में इस्तेमाल किए गए हैं। तो जैसा अभी फैसल का एक क्वेश्चन था अल्टरेशन की बात, तो अब जो पहला केस है जिसको नॉमिनल ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, so this is the sum stated in the memorandum of association of a company limited by shares as the capital of the company with which it is registered। मतलब कि ये वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट के साथ कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको लिखा होता है और उसी अमाउंट के साथ वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होती है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी इज ऑथराइज्ड। ये वही मैक्सिमम अमाउंट है जिसके लिए कंपनी ऑथराइज्ड टू रेज द इशूइंग शेयर्स को इशू करने के लिए, जो कि हमने अभी बताया। दिस इज द कैपिटल ऑन विच द कंपनी हैड पेड द प्रिस्क्राइब्ड फी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कि जब आप उसमें जितने नंबर के शेयर को आप रेज करना चाहते हैं ना, उसके लिए फीस आपको उसी अकॉर्डिंग पे करनी पड़ती है। इसमें रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एक्ट में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जितना आपका फंडिंग रेज की कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। हेंस इसी वजह से नाउ हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, इसी वजह से इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। अब देखिए जो अभी फैसल का क्वेश्चन था, एज एंड व्हेन दिस इज इंक्रीज्ड, अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए जो हम इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, as and when this is increased, fees for such increase will have to be paid to the registrar in the accordance with the table in schedule 10X appear to the company act। अगर आप अपनी उस लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो शेड्यूल 10 अनुसूची 10 में एक टेबल दी है कि आप कितनी लिमिट तक आपको कितनी फीस के पे करनी है। मतलब कि आप जो शेयर इशू करने की अगर लिमिट आपको जो मैक्सिमम है उससे इंक्रीज करना है, देन आपको उस शेड्यूल 10 में चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप फीस पे करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि जो कंपनी एक्ट में आप एम्प्लॉयड होता है उसका लिमिट को पहले से आपको बताना पड़ता है। वो बाद में अल्टरेशन होता है, चेंज हो जाता है। अगर आप बढ़वाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे कर दीजिए और उसके बाद आप लिमिट को बढ़वा सकते हैं। सो दिस डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म डिनोमिनेशन, मतलब कि आपके जो शेयर है उसको यूनिफॉर्म मतलब कि हर की एक सिमिलर प्राइस रख करके उसको आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका 500 करोड़ 2000 करोड़ जो भी है, आप उसमें अमाउंट के जितने भी शेयर रखते हैं तो पर शेयर की कितनी कीमत होगी आप उसको कर दीजिए। तो द अमाउंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर इट्स बिजनेस एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आप भविष्य में इस बात का अनुमान लगाते हैं कि आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इवन चाहे फिक्स हो और चाहे आपका सर्कुलेटिंग हो या आपका वेरिएबल हो। तो ये आपका नॉमिनल कैपिटल या इसी को ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल होते हैं। ये तो देखिएगा यहाँ पर ये टोटल अमाउंट हो गया जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिएगा इशूड कैपिटल क्या होगा इसी में से, it is that part of the authorized or nominal capital which the company issue for the time being for public subscription and allotment. This is computed at the face or nominal value। ये वो होता है, मान लीजिए आपके पास 500 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट है,
अब उसमें से आप जितना, मान लीजिए आपको 100 करोड़ को इशू करना है, आपने 100 करोड़ के शेयर इशू कर दिए, 100 करोड़ के शेयर इशू किए 1000 के पर के रेट से, तो वो आपका होगा इशूड कैपिटल। वो आपका मतलब कि मैक्सिमम लिमिट में से आपने जितना पार्ट फंड रेज के लिए इशू किया है वो होगा आपका इशूड कैपिटल। साथ ही जरूरी नहीं होता कि जितना आप इशू करें वो सारे कैपिटल आपके सब्सक्राइब हों, मतलब कि पब्लिक के लिए आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए अलॉटमेंट के लिए आपने वो इशू किए। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके सारे कैपिटल शेयर्स सब्सक्राइब ना हो या अलॉट ना हो, तो जो सब्सक्राइब होंगे या अलॉट हो जाएंगे वो कैपिटल कहलाएगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? इट इज दैट पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल। याद रखिएगा, इशूड कैपिटल पार्ट होता है नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल का, और उसी का पार्ट है इशूड का पार्ट हो जाएगा आपका सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कैपिटल इट इज द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल एट फेस वैल्यू which has been subscribed for it taken up by the subscriber of shares in the company. It is clear that the entire issued capital may or may not be subscribed। यहाँ पर दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि जो आपने जितने शेयर्स इशू किए हैं वो सभी सब्सक्राइब या अलॉट हो जाएं, हो सकता है कि उनमें से कुछ हो और कुछ ना हो। तो जितने आपके शेयर इशूड होंगे वो इशू कैपिटल हो जाएंगे, और उसमें से जो सब्सक्राइब हो जाएंगे तो वो आपके सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखिए सब उसी के अंदर के पार्ट हैं, ये वो पोर्शन है जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है कैपिटल which has been called up or demanded on the shares by the company। ये मतलब कि अब जितने इशू कैपिटल हुए हैं और जितने सब्सक्राइब हुए हैं तो उनमें से जो सब्सक्राइब कैपिटल है, मतलब कि जिन लोगों को वो कैपिटल अलॉट हो चुके हैं, उसमें से कंपनी जिनको कॉल करती है वो कहलाएंगे कॉल्ड अप कैपिटल। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए ₹5 has been called on each of ₹40,000 share of a nominal value of ₹10। The called up capital is ₹2 lakh। अब जैसे देखिए यहां पर कह रहे हैं ₹5 has been called up on each of the 40,000 shares, मतलब कि 40,000 शेयर हैं और उनको कितने पर कॉल किया गया है? ₹5 पर ईच पर, ₹5 पर ईच पर। और उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू है आपकी 10 पर। तो आपका जो कैपिटल होगा वो कितना होगा? 5 × 40,000 दैट इज 2 लाख। वो आपका होगा 2 लाख रुपए। अब इसी के अलावा अनकॉल्ड कैपिटल, तो जो बाकी का बचेगा, जो बाकी के बचेगा, इट इज द टोटल अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अप और डिमांडेड बाय द कंपनी ऑन द शेयर सब्सक्राइब which the shareholder are liable to pay as and when called। For example, in the above case, uncalled capital is ₹2,000। जैसे ऊपर पर हमने क्या किया? 40,000 शेयर कॉल किए थे ₹5 पर, हमने 40,000 शेयर किए थे ₹5 पर, और उसका नॉमिनल वैल्यू था कितना? ₹10 पर, ₹10 था। अब हमारे पास जो जितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? कितना? ₹5 का बचा। 40,000 थे, 40,000 हमने शेयर 5 पर, और ₹5 हमारे पास अभी बचे हुए हैं। ₹10 नॉमिनल वैल्यू थी ना, तो उसी 40 में से आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो अभी 2 लाख के शेयर ऐसे हैं जो अनकॉल्ड हैं, 2 लाख के शेयर ऐसे हैं जो अभी आपके अनकॉल्ड हैं, क्योंकि टोटल देखिए 40,000 शेयर थे जिसकी नॉमिनल वैल्यू अगर देखा जाए तो हमारे पास कितनी हो गई? 4 लाख, 4 लाख हो गई। लेकिन हमने उसमें से ₹5 पर 40,000 कॉल किए हैं, तो उसकी वैल्यू हुई ₹5 × 40,000 2 लाख। बाकी ₹5 हमने अभी नहीं किया। अब इसको जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। अभी कंपनी ने डिमांड कितने की है? केवल ₹5 पर 40,000 शेयर की, तो वो आपका कॉल्ड अप हो गया। और जिनको कॉल्ड नहीं किया जाएगा वो हो जाएगा आपका अनकॉल्ड कैपिटल। अब अगला देखते हैं पेड अप कैपिटल। अब ये कौन सा है? ये वो है, इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, जितना कंपनी ने कॉल किया था, which is actually paid by shareholders, paid by shareholders, actually जितना पेड हुआ था।
For example, in the above example, if only rupees 1,90,000 is actually paid by the shareholders, the paid up capital is taken as rupees 1,90,000. अब मान लीजिए कि जैसे जो कॉल्ड अप वैल्यू थी, जो कॉल्ड अप वैल्यू थी वो शेयर की कितनी थी, 2 लाख रुपए, वो 2 लाख थी। अब जो उसको एक्चुअल में जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, एक्चुअल में जितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो होगा आपका पेड अप कैपिटल। अब मान लीजिए कि 40,000 थे, तो 40,000 में मान लीजिए अगर यहाँ पर 1,90,000 दिया है तो इसको भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए 40,000 में से 30,000 का शेयर का आपका पेड अप कैपिटल हुआ है, तो 30,000 गुणे 5 मतलब कि 1.5 लाख, 1.5 लाख हो गया। आपका 50,000 का जो बचेगा वो कहलाएगा अनपेड कैपिटल, 50,000 बचेगा वो कहलाएगा अनपेड। तो जैसे यहाँ पर आपके कितने 10,000 के हैं, तो मतलब कि 200 शेयर, 200 शेयर ऐसे हैं जो आपके अनपेड हैं, 200 शेयर आपके अनपेड हैं, और 40,000 मतलब कि 39,800 शेयर आपके पेड अप कैपिटल में आएंगे। तो ये हो गया आपका पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल। इसके बाद आते हैं रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है? तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द uncalled capital of company which the limited company has decided by special resolution in terms of section 99 of the company act 1956, या आप इसको कंपनी एक्ट 2013 भी मान लीजिए, not to call except in the event and for the purpose of company being wound up, for instance in the above example, out of rupees 5 per share uncalled capital, rupees 2 per share may be resolved to be kept as reserve capital. Reserve capital should not be confused with capital reserve which is created out of profit. अब देखिए, एक होता है रिजर्व कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व, उसी को बस वर्ड का आगे पीछे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो अब देखें सेक्शन 99 में क्या दिया हुआ है कि जो अनकॉल्ड कैपिटल है, जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसमें से हम स्पेशल रेजोल्यूशन लगा करके, इसमें हम स्पेशल रेजोल्यूशन लगा करके, मान लीजिए कि जैसे हमें 5 रुपए का था तो हम उसमें अब हो सकता है कि हम उसको रिसॉल्व करना चाहें और बोल दें कि हम इसको अब 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसको हम रिसॉल्व करना चाहते हैं। मान लीजिए जो बचा हुआ है, क्योंकि बचा देखिए वो पेड अप अनपेड कैपिटल है, वो अनकॉल्ड कैपिटल, तो अब हम उसको किस तरह से उसको सॉल्व करना है उस वाले केस में। आपके पास जब 40,000 का शेयर था, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, 40,000 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, ठीक, 4 लाख टोटल वैल्यू थी, कॉल्ड अप हुआ कितने का, 2 लाख का, कितने पर, 5 रुपए पर, बाकी बचा कितना, 2 लाख का। अब जो 2 लाख का बचा है उसकी वैल्यू तो हमने लगाई थी 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब क्या हो रहा है कि वो हमारे पास अभी अनकॉल्ड है, हमारे पास वो अभी उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया है। देन व्हाट वी विल डू, हम उसको 5 रुपए पर शेयर का जो अनकॉल्ड है उसको हम रुपए 2 पर शेयर के हिसाब से, हम उसको 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसको रिसॉल्व कर सकते हैं, हम उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। तो जो वो 2 रुपए के पर के हिसाब से जो आएगा वो होगा आपका रिजर्व कैपिटल, वो होगा आपका रिजर्व कैपिटल। याद रखिएगा ये अनकॉल्ड कैपिटल से होता है, जबकि रिजर्व कैपिटल रिजर्व होगा वो आपकी प्रॉफिट और अर्निंग से होता है, ये आपकी अनकॉल्ड कैपिटल से होता है। तो जो 2 रुपए हिसाब से कितना, 2 रुपए के हिसाब से कितना था आपका, 40 गुना के 80,000, आपका 40 गुना के 80,000 आपका रिजर्व कैपिटल हो जाएगा। अब इसी का जस्ट उल्टा देखिए, कैपिटल रिजर्व, अभी ये क्या था, अनकॉल्ड कैपिटल से आया था, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल रिजर्व है वो आपकी प्रॉफिट से होता है, ये जो आपकी अर्निंग से होता है। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स और अर्निंग, ये आपकी अर्निंग और प्रॉफिट से होता है, एज अपोज टू रेवेन्यू रिजर्व, जो आपका रेवेन्यू रिजर्व ऊपर वाला उससे जस्ट उल्टा होता है। कैपिटल रिजर्व इज नॉट ऑर्डिनरली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एज डिविडेंड। जो आपका कैपिटल रिजर्व होगा हम उसको शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड के रूप पर बांट नहीं सकते हैं नॉर्मली,
नॉर्मली हम उसको नहीं बांट सकते, बांटने के भी होगा तो उसके कुछ अलग केसेस होते हैं। तो नॉर्मली हम अपने शेयर्स के शेयर होल्डर को जो हमारे पास कैपिटल रिजर्व मतलब कि जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसको हम अपने शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो कैपिटल रिजर्व में बी स्टैट्यूटरी कैपिटल रिजर्व और नॉन स्टैट्यूटरी कैपिटल रिजर्व। तो इसके दो ही हो सकते हैं, या तो कानूनी कैपिटल रिजर्व या तो फिर ना गैर कानूनी कैपिटल रिजर्व। गैर कानूनी का मतलब यहाँ कोई क्रिमिनल से नहीं है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है नियम के, उसमें नियम से होता है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है बाय लॉज। तो बाय लॉज एक होता है ना कि जब आपको प्रॉफिट होती है, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होगा, जब आपको प्रॉफिट होती है तो आप अपनी प्रॉफिट को रिटेन करते हैं, या तो आप अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड के तौर पर देंगे, इनकम जो भी होगा वो डिविडेंड के तौर पर देंगे, या तो फिर कंपनी उसको रिजर्व कर लेती है। तो उसके दो तरीके होते हैं। अगर रूल्स में होगा कि भाई उनको जो भी प्रॉफिट आया है उसको डिविडेंड के तौर पर देना है रूल में, तो फिर वो दे देंगे, तो वो कहलाएगा आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व कैपिटल रिजर्व। और अगर रूल्स में नहीं होगा सो दैट विल बी कॉल्ड नॉन स्टैट्यूटरी कैपिटल रिजर्व। अब देखिए, स्टैट्यूटरी कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एटसेट्रा। नॉन स्टैट्यूटरी कैपिटल रिजर्व में इंक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व क्रिएटेड ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। ये ऐसे हैं जो नियम के और बगैर नियम के जो हैं उसके कैपिटल के कुछ फॉर्म। अगला देखते हैं प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी जो हमने जो है शेयर्स इशू किए थे, अब प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और इक्विटी शेयर क्या होते हैं इसके बारे में, इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके यहाँ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, और ये पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या इनमें से कभी कभी किसी की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। मोस्टली जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी प्रेफरेंस शेयर की, कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। और अगर ये आपका थोड़ा शॉर्ट में आ जाएगा तो हो सकता है हमें डिफरेंस पूछ ले। सो द शेयर कैपिटल ऑफ ए पब्लिक कंपनी में कंसिस्ट ऑफ ओनली टू काइंड्स ऑफ शेयर। जो कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक के लिए वो मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, हालांकि केवल दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन सा? आइदर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी या तो वो इक्विटी शेयर इशू करेगी, या तो दोनों फिर कर सकती है, मतलब कि होंगे दो ही प्रकार के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में बी विद द सिमिलर राइट और विद डिफरेंट राइट एज टू डिविडेंड, voting or otherwise in accordance with the company issue of share capital with differential voting rights rules 2001। जो इक्विटी शेयर होते हैं, जो इक्विटी शेयर होते हैं उसमें कुछ अलग फीचर होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर से। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल में बी विद सिमिलर राइट्स और विद डिफरेंट राइट्स, उनके कुछ अधिकार होते हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर का मतलब होता है क्या था, कंपनी का जो भी फंड था आपने उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो अब आपने अगर कुछ शेयर खरीदे तो मतलब कि आपने कंपनी का वो पार्ट आपने खरीद लिया, कंपनी का वो पार्ट आपने खरीद लिया, तो अब उस पार्ट के ऑनरशिप आपकी हो गई। तो क्या होगा, अब जब ऑनरशिप आपके उतने पार्ट की आ गई तो अब आपके राइट्स होंगे, अब आपके पास कुछ राइट्स होंगे। वो राइट एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। डिविडेंड के मामले में, डिविडेंड के मामले में राइट एक जैसे भी हो सकते हैं और ऐसा कि कुछ वोटिंग राइट होते हैं। जब आप शेयर होल्डर तो आपको वोटिंग राइट, वोटिंग भी कुछ हो सकते हैं, ये आपका कंपनी एक में दिया हुआ। जो इक्विटी शेयर होते हैं उसमें आपके वोटिंग राइट्स होते हैं, और डिविडेंड के मामले में कंपनी के रूल उसमें फॉलो होते हैं। ये है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो ए प्रेफरेंस शेयर हैज ए प्रेफरेंस इन रिगार्ड टू फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डिविडेंड the repayment of capital of preference may be cumulative or non-cumulative. Equity shares are entitled to the residual after their
ऑफ डिविडेंड्स 85। अगर कभी कुछ होता है होल्डर पहले से उसको मिलेगा। सर आवाज की इशू हो रही है, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क बेटा में जैसे अभी नेटवर्क मेरा भी चला गया है। हाँ मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी, नेटवर्क आ गया है। ओके यस सर, वंशिका, यस सर। हाँ मेरे ख्याल से अब आवाज आ रही होगी। चलिए ओके थैंक यू। तो जो प्रेफरेंस शेयर होता है, अगर कभी आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो आपको डिविडेंड कैसे मिलेगा ये पहले से डिसाइड, जैसे इक्विटी शेयर में होता है कंपनी चाहे तो दे सकती है चाहे तो अपना रिटेन कर सकती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को या तो फिक्स्ड रेट पर डिपेंड में या तो उसमें जो पहले से डिसाइडेड होगा वो मिलेगा। साथ ही अगर कंपनी कभी बंद हो जाती है, कंपनी अगर कभी बंद होगी तो उसका जो कैपिटल बेचा जाएगा, जो कैपिटल बेचा जाएगा उसमें से पहले सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका पार्ट दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। अब अगर कभी कुछ ऐसे होता है कि प्रेफरेंस शेयर किसी का कुछ बच जाता है, कुछ बच जाता है, मान लो 2-4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे रह गए जिनको नहीं मिला, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनका पार्ट भी उनको दिया जा सकता है, उनका पार्ट भी उनको दिया जा सकता है। उसके बाद जो बचेगा वो फिर आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, अगर नहीं बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर तो फिर वो भी चांसेस। तो ये इक्विटी और शेयर कैपिटल में ये कुछ डिफरेंस होते हैं और उनके वोटिंग राइट्स भी उनको पहले होते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स्ड का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स एक जगह लगा दिया जाता है, सर्कुलेटिंग का मतलब होता है जो डे बाय डे ऑपरेशन होते हैं। So fixed capital comprises of the part of capital which is invested in asset। जब फिक्स जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इस तरह के जहां पर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कहलाती है फिक्स्ड कैपिटल। इसके अलावा फ्लोटिंग या फ्लोटिंग या वेरिएबल कैपिटल आप कह सकते हैं, तो वो पार्ट होती है जो आपके करंट एसेट्स में जो आपको डेली रूटीन पर रिक्वायरमेंट होती रहती है, जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स, बिल्स ऑफ कैश। तो इन सब में आपको जो कैपिटल इन्वेस्ट होगी वो आपकी कहलाएगी सर्कुलेटिंग या कैपिटल। तो कैपिटल और आपको बट फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस एंड कीप एंड सर्कुलेटिंग को वो इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। तो ये आपने देख लिया होगा कितने प्रकार का होता है। एक्चुअली ये कैपिटल हमने क्यों बताया है, ये आपका इसलिए क्योंकि आपके अभी पढ़ना है दैट इज शेयर कैपिटल। उस शेयर कैपिटल क्या होता है वो मेन पढ़ना है। तो कहां पर किसका क्या इस्तेमाल होगा, अभी तक आपने जो कैपिटल का मतलब मनी होती थी, अब आप उससे ऊपर आ जाइए। मनी ही केवल नहीं होती, उसमें कई तरह के कैपिटल होते हैं और उसमें से आपको सारे, जब हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो उन सब बारे में होगा, तो वहां ये पता होना चाहिए। पर ये बार बार डिस्कस ही नहीं कर दिया गया कि कैपिटल की और तरह की होती है, कंपनी एक्ट में कैपिटल क्या है ये आपके प्रोस्पेक्टस में, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी दिया होगा। जैसे प्रोस्पेक्टस होता है ना, आप अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में कभी भी करना है तो पहला काम तो आप कंपनी का प्रोस्पेक्ट दिए, क्योंकि उसमें कंपनी को 5 साल का पूरा डेटा दिया होता है प्रॉफिट लॉस का। तो अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना हो तो कंपनी का उसमें कंपनी रेगुलेशन आपके जो इशू करता है उस तो ये आपका कंप्लीट कैपिटल के बारे में। जब अगला होगा और जो शेयर कैपिटल होता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, साथ ही सारे लोग अपना नाम मैसेज बॉक्स पर लिख लीजिए। हाँ रौनक बताइए। सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही सर। क्लास भी हो गए बेटा, मेरे ख्याल से हो सकता है आपके यहाँ कुछ नेटवर्क हो। तो अगर किसी है इसकी एक रिकॉर्ड है, मतलब
वो वीडियो इसको हम YouTube पर अपलोड, अगर किसी के साथ इशू हो जी सर। वहां पर वो YouTube है, शाम तक उसका मैं लिंक आप लोग कर दूंगा। जी सर। जी नेटवर्क की इशू की वजह से अगर कोई समझ में आया हो तो पहले इस लेक्चर को सुन ले, और अगर उसमें से कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आई थी, बता दीजिए। जी ये अगर अभी टाइम के बाद मेरे पास बता दीजिए, मैं ये जिन लोग कहा है, चाहे तो बिल्डिंग में मेरे अगर किसी को भी कोई इशू है तो हम यहाँ पर क्लास लेंगे। जी मैं अभी न्यू बिल्डिंग में हूँ, अगर किसी को भी कोई इशू है तो आकर के पूछ सकता है। मेरा लेक्चर आपके यूट्यूब में आ जाएगा और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो एकेडमी से, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, मुझे फोन कर लीजिए, मैं आपका जब भी हुआ मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका सोल्यूशन जरूर दूंगा। फिर मैं ओके सर। चलिए, तो सभी लोग अपना नाम लिख दें प्लीज। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और सी यू टुमारो। आई होप कि सभी लोगों ने अपना नाम लिख दिया होगा।